हेलो। हाँ, सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम लोग मॉडल पेपर 2024 के जो कल सॉल्व कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो आज हम लोग बहुविकल्पी के उपखंड खा और गा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस मॉडल पेपर में पहला जो अगला खंड उपखंड खा का प्रश्न है क्या है। तो हमारा प्रश्न अगला है केमिस्ट्री का, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो यहाँ पर बेटा बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र दिए गए हैं। ऑप्शन ए में ये संरचना है, बी में ये, सी में ये, सॉरी, और डी में ये संरचना बनी। देखते हैं इसमें भी कार्बन हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें भी है बेटा। लेकिन यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को हम संतुष्ट करें तो देखते हैं संतुष्ट हो रहा नहीं। 1 2 यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कार्बन को संतुष्ट होने के लिए हमको 4 संयोजकताओं की जरूरत होती है बेटा, है ना। तो कार्बन की वैलेंसी इस वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन अगले वाले में देखा जाए तो डबल बॉन्ड ये भी लगा। लेकिन बेंजीन में क्या है कि अगर हमारा डबल बॉन्ड लगातार आ रहा है, बेंजीन का क्रम होना चाहिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्रम हमारा बिगड़ रहा है, देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। दूसरे में देखा जाए तो ये भी हमारी बेंजीन की संरचना, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन बेंजीन का सूत्र जो होता है C6H6 होता है, मतलब कि कार्बन 6 हो और हाइड्रोजन भी 6 लगे हुए। तो यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें हाइड्रोजन सही है, ठीक है। कार्बन को भी गिना जाए 1 2 3 4 5 6 कार्बन भी है भाई। यहाँ पर बॉन्ड को चेक किया जाए तो ये कार्बन के लिए 2 बॉन्ड 2 2 ये 4 से ही संतुष्ट हो रहा है, ये भी 4 से संतुष्ट हो रहा है, और इसमें भी 2 2 4 और 2 और 2 2 4 ये भी संतुष्ट हो रहा है, 2 और 2 2 4 ये भी संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। अगले को भी देख लेते हैं क्या इसमें सही है, 2 2 2 4 2 6, अब इसमें एक साथ ज्यादा कार्बन हो गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बेटा क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लीजिए। हाँ, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये तो रहा हमारा 8वां नंबर। 9वां नंबर में देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो यहाँ पर समजातीय श्रेणी को देखेंगे, पहला है CH4 C2H6, अगला है CH3OH CH3COOH C2H6 CH3OH, अगला CH3OH C2H5OH। तो समजातीय श्रेणी में बेटा हम लोग बात करेंगे तो एक ऑप्शन हमारा CH3 और CH3COOH आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं कि ये दोनों जो है हमारे समजातीय श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा ये हुआ। अगला CH3 भी हमारा समजातीय श्रेणी की श्रेणी में आता है, इसलिए CH3 ये वाला भी ऑप्शन हमारा, और C2H5 ये समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनका जो फार्मूला बनता है CH3 समान में आता है, इसलिए यही दोनों ऑप्शन तो देखेंगे। यहाँ पर पहला कौन सा ऑप्शन हमारा टिक हुआ, तो सेकंड वाला ये ऑप्शन, और लास्ट में चौथा वाला ऑप्शन। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन सा कह रहा है, उक्त के संबंध में सही विकल्प कौन सा है। तो पहला और दूसरा, पहला और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और तीसरा। तो बेटा सी नंबर ऑप्शन हमारा मिलेगा, जिसमें 2 और 4, तो 2 नंबर के CH3OH और CH3COOH ये समजातीय हैं, और चौथे में CH3OH और C2H5OH ये दोनों समजातीय हैं। तो ये हमारा ऑप्शन 2 और 4 किसमें मिल रहा है, सी नंबर पर ही मिल रहा है। तो 2 और 4 ये हमारा सही ऑप्शन आ गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भू
भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आयस, बी ऑप्शन है गैर, सी ऑप्शन है खनिज, डी ऑप्शन है धातु। तो सभी बच्चे बताएं भाई, सी ऑप्शन सही होगा, खनिज। ठीक है, पृथ्वी की जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व होते हैं उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? खनिज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? कहने का मतलब जो दांत हैं हमारे वो टूटना कब प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा, कह रहा मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर। दूसरा ऑप्शन है मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रहे ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा। अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो हमारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा अभिकथन फर्स्ट, एक अभिकथन दिया गया है, कह रहा जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। बिल्कुल सही है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी ठीक है भाई। तब सेकंड क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो बेटा जिंक अगर हमारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करता है Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ZnH2SO4। तो यहाँ पर जिंक हमारा किसके साथ क्रिया करेगा, सल्फेट आयन के साथ करेगा। तो यहाँ पर ZnSO4 और H2 अलग हो जाएगा। तो ये कथन हमारा पहला वाला तो भाई सही बन रहा है। दूसरी बात है जिंक ऑक्सीजन के साथ, तो जिंक को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दें तो ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये भी कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा सेकंड तर्क सही है तथा तर्क सेकंड अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब कि स्पष्ट नहीं कर पा रहा पहले वाले को। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं है सेकंड वाला। तीसरा ऑप्शन है अभिकथन फर्स्ट सही है परंतु सेकंड गलत है बेटा। तो चौथे में देखेंगे डी में, तो पहला तथा दूसरा मतलब कि दोनों आपके कथन जो है गलत है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, या तो पहला या तो जो है दूसरा। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी बात सही है। तो अभिकथन जो है ए सही बात है, दूसरा भी सही है। और अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, तो स्पष्टीकरण हमारा हो रहा है इससे, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा क्या इसमें आएगा, ए नंबर ही बेटा आएगा, इसका ए नंबर ही सही होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा 13, कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस डॉट 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 CH3COOH, दूसरी तरफ CH3COONaH2O। यहाँ पर देखा जाए तो सोडियम का मॉलिक्यूल कितना है, एक 1 है, और O का भी एक हाइड्रोजन भी 1 है, और C और H3 C8 H3 3 है, यहाँ C8 और OO एक एक
H एक। यहाँ पर काउंट किया जाए तो देखा जाए तो कार्बन एक कार्बन ये 2, तो कार्बन यहाँ पर कितने आ गए, कार्बन यानी आ गए बेटा 2। हाइड्रोजन को काउंट किया जाए तो H3 3 है हाइड्रोजन, यहाँ H2 5 है, तो H का मतलब हाइड्रोजन इस साइड में कितना है 5 है। फिर इसके बाद O को काउंट किया जाए तो 1 और 1 2 और यहाँ 3, तो यहाँ O भी हमारा 3 है। और Na की अगर हम बात करें लास्ट में, Na हमारा कितना है, Na हमारा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड में चेक किया जाए तो C2, यहाँ पर देखा जाए तो C दो तो C हो गए, इसका मतलब बैलेंस में है। हाइड्रोजन की बात करें तो H3 और H प्लस H ऐड हो रहा है, तो 3 1 4 1 5 ये भी बैलेंस में आ रहा है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो O 2 और 1 यहाँ 3, यहाँ हमारा ऑक्सीजन भी बराबर बैलेंस में है। Na सोडियम भी 1 है, जिसका मतलब समीकरण हमारा संतुष्ट है, ठीक है। तो CH3COOH मतलब CH3OH, ये हमारा जो है ऑप्शन क्या आएगा, CH3OH ही आएगा। इसका मतलब ये कंप्लीटेड है, सही है, बैलेंस में आ रहा है ना, दोनों साइड से बैलेंस पर आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी है। आइए अब हम लोग खंड ग को करेंगे, बायोलॉजी के पार्ट को, चलिए देखते हैं। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे 14, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब बताएंगे बच्चे। पहला ऑप्शन है नासा द्वार, अरे नासा द्वार से कंठ में जाते हैं, फिर एयर ग्रसनी में, श्वास नली में, फिर फेफड़े में। दूसरा बी ऑप्शन है नासा मार्ग से होकर के नासा द्वार में, फिर नासा द्वार से श्वास नली और फिर ग्रसनी, फिर कंठ कूदकाएं तक पहुंचती है। सी ऑप्शन है कंठ से होकर के नासा द्वार, फिर ग्रसनी और फिर फेफड़े। चौथा ऑप्शन है नासा द्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली और कूदकाएं। तो बच्चे बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो बेटा जो है यहाँ पर सबसे पहले नासा द्वार से होकर के ग्रसनी और फिर कंठ, फिर श्वास नली और फिर कूदकाएं तक पहुंचती है, तो हमारा ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। 14 का डी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन है हमारा क्या, कह रहा पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। तो बच्चों बताना चाहूंगा, जो पिता है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से ही बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, ये बात सही है। कारण देखेंगे, कह रहा मानव पुरुष में एक X और एक Y दो सूत्र होता है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कथन यहाँ पर ऑप्शन में आ जाते हैं, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो सही जवाब है। दूसरा भी देख लेते हैं, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, कारण जो है हमारा सही व्याख्या नहीं करता है। अगला देखेंगे, कथन सत्य है पर कारण असत्य है। डी ऑप्शन है कथन असत्य है पर कारण सत्य है। तो यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन इसका ए नंबर आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, अगला देखेंगे, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो थायरॉक्सिन के बारे में कौन से कथन है, इनमें देखेंगे। पहला है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है
यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन है, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को छोड़ करके सभी थायरॉक्सिन के अंतर्गत आते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। डी ऑप्शन में है, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन पहला आता है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा बेटा, क्योंकि ये सही नहीं है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा सही का चिन्ह लगेगा वो ए पर लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे इसी क्रम में। निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? तो यहाँ पर ये एक चित्र बना हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है, फिर प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्र। सी में है प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर। डी है मूलांकुर, बीज पत्र और प्रांकुर। यहाँ पर सभी बच्चे गेस करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो यहाँ पर देखेंगे प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, ये जो है हमारा सी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। प्रांकुर, फिर बीज पत्र और फिर मूलांकुर होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। एक आहार श्रृंखला में मेरा तीसरे कोशी स्तर पर हमेशा कौन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे। पहला है मांसाहारी प्राणी, दूसरा है शाकाहारी प्राणी और तीसरा है अपघटक, चौथा है उत्पादक। तो सोच करके जवाब दीजिए सभी बच्चे, कौन सा ऑप्शन आएगा? बेटा तीसरे स्तर का जो आपका कोशी स्तर है वो मांसाहारी आता है। मांसाहारी प्राणी तीसरे स्तर का होता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्व। अब हम लोग अगले कल के लेक्चर में वर्णनात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसलिए सभी बच्चे बने रहेंगे। पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे और कल हम लोग इसके आगे के वीडियो में अगले लेक्चर में वर्णनात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक करके सभी का पूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो कर लें, ताकि जो है पूर्ण रूप से उनको जो है सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।